हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्या पीसीएस। बिहार एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी ही आपका होने वाला है, उसमें बिहार स्पेशल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये बिहार स्पेशल जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। मुझे लगता है यह 30-35 मार्क्स का वेटेज बिहार में रखता है। 30-35 मार्क्स, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री है, दैट्स मोस्टली लार्जली बिहार की ही हिस्ट्री है वो, है ना। इट्स बिहार हिस्ट्री। तो बिहार की हिस्ट्री या इंडिया की हिस्ट्री अगर हम दोनों को मिला लें, और उसमें भी वो डीप क्वेश्चंस पूछते हैं बिहार पीसीएस में। वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो जनरली यूपीएससी में नहीं आता है। वो हम सब उदाहरण के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर आप उन 30-35 नंबरों को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है शून्या पीसीएस में, जहाँ पर कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे बिहार की हिस्ट्री, जो कि लार्जली इंडिया की भी हिस्ट्री है, और एंशियंट हिस्ट्री जो बिहार की है वो लार्जली इंडिया की भी हिस्ट्री है। उसके बाद से बिहार का पॉलिटी देखेंगे हम लोग, बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे हम लोग, और उसके अलावा बिहार से रिलेटेड जो जनरल जीके है, जो मिसलेनियस जीके है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग बहुत जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के मैप को। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी प्यारे दोस्तों, कि जो भी आप एग्ज़ाम दे उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देखें। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब हम स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो स्टेट पीसीएस में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, वो स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। जो चीज़ें उसमें मैप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप किसी स्टेट के मैप पे अधिकार कर लेते हैं तो वहां से आपको प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न आप बना सकने में सक्षम होते हैं। अब मैप पर अधिकार करने से मेरा अभिप्राय क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि आपको कितने जिले हैं और उन जिलों की अवस्थिति कहाँ पे है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कई क्वेश्चंस आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी की परीक्षा में भी जब आप इस तरह से मैप पर अधिकार हासिल कर लेते हो तो कई सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं सारे ज़िले कहाँ पे हैं, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, कहाँ पर पहाड़ पड़ते हैं, कहाँ पर पानी। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग चूंकि बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हैं, हम लोग बिहार की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आज, बल्कि इंट्रोडक्शन टू बिहार आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर से बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ तक देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा बिहार स्टेट है, आप जानते हैं इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट, और यही कारण है कि बिहार में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कई कारणों में से एक कारण यह भी है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ना होने का, कि बिहार में लैंड लॉक्ड स्टेट है ये। उसके बाद से आप देखें तो बिहार की सीमा आपको यहाँ पर अ, पश्चिम में क्या दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश, और पूर्व में आपको क्या दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल। इधर आपको क्या दिखाई देगा, नेपाल ऊपर, और नीचे क्या दिखाई देगा, झारखंड। राइट। तो इन सारे स्टेट्स में अब हम देखते हैं कि किस स्टेट की सीमा से जो बिहार में लग रही है, किस स्टेट की सीमा, और वहां से कितने जिले लग रहे हैं। यह चीज परीक्षा में आ जाती है, इसलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम में स्थित है, जो कि वेस्ट में स्थित है बिहार के, यहाँ पे आपको 8 जिले लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से वो जिले हैं, ऊपर से अगर हम नीचे जाए तो नीचे से ऊपर चलते हैं, एक काम करते हैं, रोहतास सबसे पहले, फिर है कैमूर, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा क्या, बक्सर, सिवान, इसके पहले ये सारण और भोजपुर, और उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद है क्या, वेस्ट चंपारण। ठीक है, 8 जिले ये जो हैं ये लग रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अगर हम बात करें झारखंड, तो झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं बिहार के साथ। ठीक है, कौन से हैं ये सीमावर्ती जिले, एक तो है, आप यहाँ से शुरू हो जाए तो रोहतास है, उसके बाद है औरंगाबाद, उसके बाद से आपको दिखाई देगा गया, फिर नवादा, फिर शेखपुरा यहाँ पर है ऊपर, यह नहीं लगा हुआ है। उसके बाद लगा हुआ है क्या, जमुई, बांका।
ठीक है। उसके बाद भागलपुर और उसके बाद कटिहार, ये सारे ज़िले जो हैं झारखंड से लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप बिहार और झारखंड का मैप देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जो कि बिहार के पूर्व में स्थित है, कौन कौन से ज़िले यहाँ पे लग रहे हैं? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, ये 3 ज़िले यहाँ से लग रहे हैं। ऊपर आप देखें तो सबसे पहले आपको नेपाल देश दिखाई देगा। यहाँ पर जो नेपाल है वो बिहार से 7 जिलों की सीमा नेपाल में लगती है। कौन कौन से जिले हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये सारे सारे जिले आपको याद रखने हैं। उसके बाद बाकी जिलों की अवस्थिति कहाँ पे क्या है, यह भी चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यही चीज़ परीक्षा में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से गंगा बिहार में एंटर करती है, बक्सर जिले में एंटर करती है, और उसके बाद से यहाँ कटिहार जिले से निकल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गंगा जो है बिहार को लगभग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला बिहार जो है उत्तरी बिहार कहा जाता है, नॉर्दर्न बिहार कहा जाता है, नीचे वाला हिस्सा सदर्न बिहार कहा जाता है। ऊपर वाले हिस्से में बहुत अधिक बाढ़ आती है, इस हिस्से में बाढ़ काफ़ी आती है, और ये बाढ़ इतनी ज़्यादा होती है कि ये तबाही का कारण बन जाती है। यह भी बिहार के प्रॉस्परस ना होने का एक रीज़न है, माना जाता है। मेंस में आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको इस प्रकार के जवाब लिखने हैं। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने बिहार के मैप को देख लिया। इस बुक का को मैं कर्टसी पे करना चाहूँगी, जिसकी सहायता से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोग फिर आगे देखते जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, अगर देखें तो बिहार एक राज्य के तौर पर कब बना था? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, बिहार दिवस इसीलिए 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1912। ये दरअसल थोड़े यहाँ पे गलती है, ये होगा 1936। देखिए, बिहार स्टेट जो है वो कब बना था? वैसे तो 22 मार्च 1912 को बना था। इसकी जो जो जड़ें हैं, आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, किसके बारे में? बंगाल के विभाजन के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कब हुआ था? 1905 में। 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन था, इस पार्टीशन का बेसिस क्या था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस पार्टीशन का बेसिस क्या था? कम्युनल कम्युनल बेसिस पर इसे आ, 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ, इसके खिलाफ चला स्वदेशी आंदोलन। इन सब विरोध के परिणाम स्वरूप फाइनली ब्रिटिश सरकार को बंगाल का ये विभाजन रद्द करना पड़ा, और फिर उसके बाद से आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 1911 में ही क्या फैसला हुआ कि अब बंगाल का विभाजन इस आधार पर नहीं होगा, कम्युनल आधार पर नहीं होगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के आधार पर होगा, और फिर बंगाल का डिवीजन किया गया, और उड़ीसा और बिहार को उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया कब? 1912 में ही। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। ये मैंने गलती से कर दिया है, यहाँ पे होगा क्या? 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार को फिर अलग किया गया, और बिहार बना एक स्वतंत्र राज्य। ठीक है, स्वतंत्र नहीं, मतलब बंगाल से पृथक एक राज्य। इसके साथ साथ कौन था? उड़ीसा भी था। लेकिन फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार के फॉर्मेशन का ये जो ये जो स्टोरी है, उसमें 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 22 मार्च 1912, और दूसरा क्या है? 1 अप्रैल 1936। उसके बाद से तीसरी बार फिर से बिहार में विभाजन हुआ, और इस बार क्या बना? झारखंड। झारखंड कब बना है? झारखंड झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है,
15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। तो 3 चरणों में यह बिहार का फॉर्मेशन आपको याद रखना है, हुआ है कब? 1912, 22 मार्च 1912, फिर 1 अप्रैल 1936 और फिर 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो अब आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अब आप याद रखेंगे ये 3 दिन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कैपिटल आपको पता है, इसकी कैपिटल है पटना, हाई कोर्ट पटना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार की अगर हम बात करें तो वो है उर्दू। यह चीज़ आपको याद रखनी है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज उर्दू। ठीक है, बाकी बिहार जो है लैंग्वेजेस के मामले में एक रिच स्टेट है, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका वगैरह, जिसमें कि आपको पता ही है कि मैथिली जो है 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, सिंबल्स ऑफ बिहार अगर बात करें, स्टेट का लोगो है बोधि ट्री, स्टेट एनिमल है ऑक्स, बैल, स्टेट बर्ड है गौरैया या स्पैरो, और स्टेट ट्री क्या है? पीपल ट्री है। ठीक है, और स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड। स्टेट फिश क्या है? मांगुर फिश है। मांगुर जो कि एक इन्वेसिव स्पीशीज के तौर पर जानी जाती है, बिहार की स्टेट फिश है। एक चीज और कि बिहार का जो ट्री है, स्टेट ट्री, पीपल को क्यों बनाया गया, आपको शायद पता होगा, या ना पता हो तो जान ले। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? पीपल के ट्री के नीचे ही मिला था, पीपल ट्री के नीचे। बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है, पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है और पीपल भी कहा जाता है। और उसके साथ एक चीज जो यहाँ पे छूट रही है, एक राज्य गीत भी है, राज्य गान भी है, वो है मेरे बिहार मेरे भारत के कंठाहार। गीतकार हैं सत्यनारायण और संगीतकार हैं इसके हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे आप बात करें तो अगर हम ज्योग्राफिकल इसकी बात करें तो लैटिट्यूडाइनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड आप समझ रहे हैं, इस तरह की जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पे, लैटिट्यूड कहलाती है ना। इस तरह की जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो लैटिट्यूडाइनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो लैटिट्यूडाइनल एक्सटेंट कितना है? 24, 20, 10 टू 27, 31, 15 नॉर्थ। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। याद रखना है आपको, 3 का अंतर है दोनों में, है ना। अगर हम लॉन्गिट्यूडाइनल एक्सटेंट की बात करें तो ये कितना? 83 टू 88, 5 का अंतर है दोनों में। तो ये चीज़ आप मोटा मोटा याद रखेंगे, यह प्रश्न आ सकता है। पिछली बार प्रश्न आया भी है एरिया को लेकर के कि बिहार का एरिया कितना है, जो लास्ट पीसीएस एग्जाम हुआ था जिसका प्रीलिम्स हुआ था, 94,596 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया वाइज पॉपुलेशन, एरिया वाइज पोजीशन की बात करें इंडिया में तो वो क्या है? 13th पोजीशन पे है। ठीक है, 13वें पोजीशन पे है। अगर राज्यों में बात करें तो 12वें पोजीशन पे है। ठीक है, राज्यों में 12वें पोजीशन पर और दोनों को मिला दें अगर तो 13वें पोजीशन पर। लेंथ की बात करें और हाँ, ये जो एरिया है कितना है? 2.86% ऑफ कंट्री। एरिया इज 2.86% ऑफ कंट्री। लेंथ इज 345 किलोमीटर एंड विड्थ इज 483 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है ये? उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। ठीक है, 345 और 483 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज हाइट फ्रॉम सी लेवल इज 173 फीट और 52.73 मीटर। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो हमने देख ही लिया है, नेपाल है नॉर्थ में, झारखंड है साउथ में, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में और उत्तर प्रदेश है वेस्ट में। क्लाइमेट है मॉनसूनी टाइप का, एवरेज रेनफॉल 112 सेंटीमीटर। मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल किस जिले में होती है? किशनगंज में होती है। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है? औरंगाबाद में। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको अरवल भी लिखा जाता है, तो अरवल या औरंगाबाद में मिनिमम रेनफॉल होती है।
ठीक है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, यह चूंकि डिप्यूटेड है तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली यह नहीं आएगा। या ये जरूर आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक कहाँ पे होती है, यह होती है किशनगंज में। वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गया है, और कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी गया ही है। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गंडक प्रोजेक्ट, ठीक है, गंडक है लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, गंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क्स कितने हैं, एक नेशनल पार्क है। नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज, ये सब डेटा चेंज हो गया है तो ये सब नहीं आना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन कि बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह बांटा गया है। तो नंबर ऑफ कमिश्नरीज यहाँ पे लिखा है, बेटर होगा आप इसको लिखिए नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो 9 डिविजन्स है, ठीक है। 9 डिविजन्स है, कौन कौन से, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर और मुंगेर। आइए एक बार इसको मैप पर हम लोग देख लेते हैं। मैप पर आप देख लें इसको, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से ज़िले किस में आते हैं, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फिर हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा प्रमंडल, पटना प्रमंडल, ठीक है। पटना प्रमंडल जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रमंडल, जो कि बिहार का, भारत का नहीं बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल भी है। कौन सा है, पटना प्रमंडल। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक मैं करेक्शन कर दूं, तिरहुत सबसे बड़ा डिवीजन है, पटना नहीं है। पटना के जिलों को आइए हम लोग देखते हैं, फिर तिरहुत के जिलों को हम लोग देखेंगे। इसमें आएगा क्या, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और उसके साथ साथ नालंदा, ठीक है, नालंदा और बस, ये जिले आएंगे। नीचे कौन सा आ जाएगा, रोहतास, ठीक है। तो ये जिले जो हैं किस में आएंगे, किस प्रमंडल में आएंगे, किस डिवीजन में आएंगे, पटना डिवीजन में, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा पेन ले लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि तिरहुत में कौन कौन से आएंगे। तिरहुत से पहले एक बार हम लोग जो छोटा सा ये है इसको देख लेते हैं। 3 जिले आते हैं इस प्रमंडल में। ये कौन सा प्रमंडल है, ये है आपका सारण प्रमंडल, ठीक है। सारण में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद से आप देखें तो तिरहुत प्रमंडल आएगा। तिरहुत में कौन कौन से आते हैं जिले, ये हम देखते हैं, जो कि बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन भी है। इसमें आएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है, ये जिले आएंगे। ऊपर आएगा इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, ये इतने जिले किस में आएंगे, तिरहुत में आएंगे। उसके बाद से अगला जो प्रमंडल है वो है हमारा कौन सा प्रमंडल, कोशी प्रमंडल। ये कोशी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आएंगे, ये आएगा सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ठीक है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। किधर आएगा, ये कोशी में आएगा, ठीक। और बीच में ये जो बच गए हैं, ये वाला कौन सा होगा प्रमंडल, ये प्रमंडल होगा दरभंगा प्रमंडल, ठीक। ये वाला कौन सा है, दरभंगा प्रमंडल, जिसमें कि 3 जिले आ रहे हैं, कौन कौन से, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक। इसका नाम है दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रमंडल कौन सा है, अगला होगा आपका पूर्णिया प्रमंडल। इस पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आएंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ठीक। ये पूर्णिया प्रमंडल है, इसमें ये सारे जिले आएंगे। पूर्णिया में। उसके बाद अगला जो है प्रमंडल कौन सा है, नीचे एक छोटा सा प्रमंडल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं, और वो कौन सा है, उसका नाम है भागलपुर, ठीक। भागलपुर में सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। उसके बाद से यहाँ जो नीचे वाले जिले बच रहे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है प्रमंडल उसका नाम है मुंगेर। में कौन कौन से जिले आएंगे, इसमें आएगा खगड़िया, ये खगड़िया जिला है।
बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, तो इस प्रमंडल में ये सारे जिले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से अब ये जो जिले बच रहे हैं आपके 5 जिले, कौन कौन से? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। यह आता है मगध प्रमंडल में। ठीक है, बिहार की शान, बिहार जो एंशियंट बिहार रहा है उसकी पहचान वो है मगध। ठीक है, तो ये नीचे वाले जिले, ये 5 जिले जो हैं किस में आएंगे? मगध प्रमंडल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कौन कौन से, उसके बाद से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नंबर ऑफ डिविजन्स 9 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता ही होगा 38, 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। और उसके बाद से नंबर ऑफ सब डिविजन्स 101, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 534। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आपको नहीं देखना है। नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस ये बोल रहा है 14, यानी कि जो नगर निगम है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी संख्या बढ़ गई है, 14 नहीं है, पुराना डेटा है ये। अब नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 19। लेटेस्ट डेटा 19 कहता है। और जो सबसे हाल ही में बना है, जो अभी ही बना है, वो कौन सा है? वो है वो सहरसा है। ठीक, सहरसा। यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि सहरसा नगर निगम बनाया गया है 2022 में, तो यह प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में बना नगर निगम कौन सा है बिहार में। बाकी 19 नगर निगम हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? पटना है, गया है, आरा है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार शरीफ है, भागलपुर है, बेगूसराय है, दरभंगा है, छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, सासाराम है और सहरसा है। ठीक, तो ये 19 जो नाम आपको बड़े बड़े याद रहने चाहिए क्योंकि यही जो है बिहार के बड़े शहर हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिकल ओवरव्यू लें तो नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज 40, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और उसके बाद नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ लोकसभा है 40 और नंबर ऑफ राज्यसभा है 16। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, 40 एंड 16, राज्यसभा 16, लोकसभा 40। सीट रिजर्व्स फॉर लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट 6 सीटें हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीटें हैं यह भी याद रखना है। गोपालगंज, हाजीपुर जहां से रामविलास पासवान थे, समस्तीपुर, जमुई, गया एंड सासाराम। उसके बाद अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो आपको पता है स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? बाई कैमरल है। स्टेट लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, 2 सदन है और इसमें विधानसभा और विधान परिषद नाम है। विधानसभा में सीटों की संख्या है 243 और विधान परिषद में कितनी है? 75। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर शेड्यूल कास्ट, ये 38 नहीं है, ये 39 है। ठीक है, सॉरी 39 नहीं है, कितनी है? 38 है। 38 सीट्स और 2 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, तो यह डेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न आ भी चुका है कि बिहार में कितने सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हैं, तो ये कितना होगा? 38 और प्लस 2, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, आगे बढ़े हम। यह सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिला परिषद 38 है, यह आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद से अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिहार में कितनी हैं? 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट इनका जो है जगह याद रखिएगा,
पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर एंड गया। नंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वी ऑल नो, नालंदा में है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी राजगीर जिले में पड़ता है। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन बिहार 33 हैं। इतना ही आपको याद रखना है। एक ओपन यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद से अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी जो है हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग इकोनॉमी वाला चैप्टर देखेंगे तो अलग से करेंगे। अगर हम बिहार के सेंसस की बात करें, ये जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से प्रश्न आता है, वो अगर हम उसकी बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है बिहार की 10,40,99,452। 10 करोड़ आपको याद रखना है। 10 करोड़ में 5.5 जो है 10.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें कि 5.5 मेल है, 10.5 करोड़ के आसपास है। 10.5 करोड़ में 5.5 क्या है, मेल है, और 5 फीमेल है। ठीक है, 5.5 मेल और 5 फीमेल। ठीक है, 4 42 और 5 42 और 4 98। फिर हम अगर आगे बात करें कि परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, यह है 8.60। यह डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। पोजीशन जो है कौन सी है, 3rd पोजीशन पे बिहार आता है। डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी रही है, 25.42%। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, पटना है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, शेखपुरा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का कितना है, 382। 382 से ये काफ़ी अधिक है, वे हाई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है, बिहार की है, फर्स्ट पोजीशन। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी कौन सा है, शिवहर है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट डेंसिटी कौन सा है, कैमूर है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी शिवहर एंड लोवेस्ट डेंसिटी कैमूर। कैमूर में है 488 और शिवहर में है 1880। 488 भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि बिहार में बहुत घनत्व है जनसंख्या का। लिटरेसी रेट इज 61.8%, जिसमें कि मेल है 71.2 और फीमेल है 51.5। यह आपको याद रखना है कि ये कितना है, 51, 61 एंड 71, इन दोनों का जो आपको याद रखना है क्या, ओवरऑल 71 और मेल फीमेल है 51 एंड 61। आगे हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है, यह है रोहतास जिला। ठीक है, 73.37%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है, पूर्णिया, 51.05%। सेक्स रेशियो की बात करें तो यह है 918। इंडिया का कितना है, इंडिया का है 943, तो उससे कम है। रूरल अर्बन सेक्स रेशियो 921 एंड 895 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, गोपालगंज का 1021, और लोवेस्ट कहाँ का है, मुंगेर का 876। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन है 923 और अर्बन पॉपुलेशन है 117। ठीक है, 9 करोड़ 23 लाख रूरल और 1 करोड़ 17 लाख अर्बन। जो अर्बनाइजेशन का रेट है काफ़ी कम है, ध्यान रखिएगा। या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात हो रही है, उसके अनुसार परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना है, ओनली 11.29%। ठीक है, और इसी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, नए नगर निगम बनाए गए हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्युनिसिपल काउंसिल्स नए बनाए गए हैं। क्यों, ताकि अर्बनाइजेशन बढ़ सके, क्योंकि बिहार में अर्बनाइजेशन कम है, इसीलिए ग्रोथ रेट कम है। यू नो, वी ऑल नो कि अर्बनाइजेशन इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, इसकी वजह से ही जीडीपी पैदा होता है। तो पहले 2011 सेंसस के अनुसार अर्बनाइजेशन वाज ओनली 11.29%, अब यह बढ़ा है और अराउंड 15% हो गया है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो ये कितना है, 88.71, 100 माइनस 11.29। डिजिटल ग्रोथ रेट जो है रूरल पॉपुलेशन का 24.25 है। ओवरऑल कितना था, ओवरऑल आपने यहाँ पर देखा था 25.42, यही याद रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है, 25.42। वहीं इंडिया का कितना है, ये है 17.64%। ठीक है, 17.64% इंडिया का है। इंडिया की डेंसिटी है 382
और इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 943। उसके कंपैरिजन में आप बिहार का देख लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन कौन सा है, पटना, और डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन कौन सा है, समस्तीपुर। ये भी आपको याद रखना है। और जो आपको इम्पॉर्टेंट डेटा याद रखना है वो है क्या कि एक तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, मेल जो लिटरेसी है, मेल लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, वो है रोहतास। ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। ठीक है। फीमेल लिटरेसी वाला भी रोहतास ही है। कुछ और डेटा जो आपको याद रखना है वो है क्या, मेल फीमेल लिटरेसी हो गया। उसके बाद से हम देखें अगर तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ रेट वाला जिला कौन सा है, डिकेडल ग्रोथ रेट वाला जिला है मधेपुरा। ठीक है। मधेपुरा में डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहा है। अनुसूचित जनजाति वाला यानी ट्राइब्स वाला जिला कौन सा है, ट्राइब्स वाला, लार्जेस्ट की बात हो रही है, लार्जेस्ट ट्राइब्स कहाँ पे हैं, ये है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है। और परसेंटेज में भी है यही हाईएस्ट, और नंबर में भी यही वाला जिला हाईएस्ट है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या हम जानते हैं शेखपुरा में है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला परसेंटेज में कौन सा है, किशनगंज है। ठीक है। लोवेस्ट अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब वाला जिला, शेड्यूल कास्ट वाला जिला, लोवेस्ट एसटी कहाँ पे है, किशनगंज में। ठीक है। किशनगंज में सबसे कम एसटी रहते हैं, एससी रहते हैं, एसटी वहां पे ज्यादा रहते हैं। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमें पता है कैमूर है। न्यूनतम साक्षरता दर हमें पता है पूर्णिया है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या हमें पता है कि कहाँ पर है, नहीं पता है हमें मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन पता था क्या, समस्तीपुर, लेकिन कहीं कहीं पर ये मधेपुरा भी लिखा हुआ है। ठीक है। कहीं कहीं पर ये मधेपुरा भी लिखा हुआ है। ये जो डिस्प्यूटेड डाटा है वो नहीं आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो समस्तीपुर के अलावा एक आप मधेपुरा भी लिख लीजिए। अगर हम पुरुष साक्षरता न्यूनतम की बात करें तो वो कहाँ पर है, हाईएस्ट तो रोहतास में है। लोवेस्ट मेल लिटरेसी, लोवेस्ट मेल लिटरेसी कहाँ पे है, लोवेस्ट मेल लिटरेसी है पूर्णिया में, जहाँ पर कि इन जनरल भी सबसे लोवेस्ट लिटरेसी है। और लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है सहरसा में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि जो लीस्ट डिकेडल ग्रोथ है वो कहाँ पे है, वो है गोपालगंज में। कॉमन सेंस से भी यही चीज लग रही है कि गोपालगंज में जहाँ पर साक्षरता सबसे ज्यादा है, जहाँ पर सॉरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, साक्षरता तो रोहतास में है, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वहीं पर डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे कम होनी चाहिए, है ना। जैसे जैसे लड़कियां पढ़ती हैं वैसे वैसे उनका अपने जीवन की फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद से कम बच्चे पैदा होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात सेक्स रेशियो की, मुंगेर है, हम जानते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है 876 है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये पॉपुलेशन वाला भी डेटा कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं फेमस पर्सनैलिटीज, हम लोग देखते जाएंगे इसको। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे तो फिर हमारा बेहतर तरीके से रिवीजन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार की हिस्ट्री को। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस पे चले, थोड़ा सा हम लोग बिहार की हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग
क्वेश्चंस खोल लेते हैं, उसके बाद से हम लोग रिवाइज करते हैं। बिहार की हिस्ट्री की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बिहार की हिस्ट्री है वो मोर और लेस इंडिया की हिस्ट्री रही है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिहार की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की ही एंशियंट हिस्ट्री रही है। बिहार में जो नोन हिस्ट्री है वो हमें दिखाई देने लगता है पैलियोलिथिक एज से ही। ठीक है, पैलियोलिथिक एज से ही दिखाई देने लगता है। पैलियोलिथिक में दो जगह से हमें दिखाई देता है, मुंगेर और नालंदा से हमें अवशेष मिले हैं। उसके बाद से यह नियोलिथिक एज में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं, जैसे कि चिरांद। ठीक है, चिरांद है सारण में। चेचर चेचर है वैशाली में। और उसके बाद सिनुआर और ताराडी, यह थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है जगह। सिनुआर है रोहतास में, ताराडी है गया में, मनेर है पटना में। ठीक है, लिख दे रही हूँ आपको, ताराडी एंड मनेर। फिर उसके बाद से हमें चालकोलिथिक एज में भी सोनपुर में, ताराडीह में, मनेर में, सिनुआर, मांझी, चेचर, चिरांद, इन सब जगहों से हमें अवशेष मिले हैं चालकोलिथिक एज के भी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर, जिससे कि आपको याद हो जाए। सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन आए भूला भटका तो आप उसको कर पाएं। ठीक है, कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, जैसे कि पुरापाषाण कालीन एल्यूशरी संस्कृति से संबंधित। पुरापाषाण यानी कि जो हमारा पैलियोलिथिक एज है उसमें कुछ जो है उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं, यह प्रश्न आया हुआ है। तो यह इसका उत्तर है क्या, मुंगेर। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, पैलियोलिथिक कहाँ से मिला हुआ है, मुंगेर से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक आध प्रश्न आ सकते हैं, मुश्किल से वो भी। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें तो पोस्ट वैदिक एज में या लेटर वैदिक एज में हमें विदेह राज्य के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, विदेह राज्य के बारे में मेंशन किया गया है। ये विदेह राज्य जो है इसकी राजधानी क्या थी, मिथिला थी। वही विदेह जहाँ की हुई कौन, वैदेही यानी सीता। इसकी राजधानी क्या थी, मिथिला थी। जनक वंश के राजा थे ये, और इसके संस्थापक कौन थे, राजा निमि थे। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है विदेह का यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके अलावा भी कई जगहों पे मिलता है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक में, महाभारत में, रामायण में, इन सब जगहों पर मिलता है। लेकिन आज के समय का जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा आदि जो जगहें हैं वो उस समय विदेह हुआ करती थी। इसके बारे में कोई डाउट लगभग नहीं बना है, नहीं बचा है। और विदेह और कौशल की सीमा रेखा थी सदानीरा नदी। ठीक है, तो ये सदानीरा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन बिहार में यानी कि लेटर वैदिक जो एज है उसमें एक और राज्य का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था मगध। ठीक है, मगध का भी उल्लेख मिलता है। मगध जो है इसमें इसके निवासियों की निंदा की गई है, किसमें, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में। कहा गया उनको क्या, व्रात्य। ठीक है, व्रात्य कहा गया है उन्हें, कहकर निंदा की गई है। और ऋग्वेद के कीकट भूभाग से इसको साम्यता मानी गई है। ठीक है, कीकट, ऋग्वेद के कीकट भूभाग से, ऋग्वेद के जो कीकट वाला रीजन है उससे इसको माना गया है कि ये वही है। फिर उसके बाद से मगध उस समय उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, बाद में यह बना प्रोमिनेंट। ठीक है, कब बना था, 6th सेंचुरी बीसी में, आगे हम लोग देखेंगे। और मगध का लेकिन जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में ही, जहां पर कि व्रात्य कह के इसकी निंदा की गई है।
ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था उसका नाम था क्या? अंग। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? कैपिटल थी चंपा। और संस्थापक थे राजा अंग। इसका भी सबसे पहले उल्लेख मिलता है अथर्व ब्राह्मण में ही। ठीक है, फिर उसके बाद से कौन सा समय आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC में क्या होता है? मगध का उदय होता है एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। ठीक है ना, मगध था जिसका कि सर्वप्रथम उल्लेख आपको पता है यहाँ पे 16 महाजनपदास उनका उदय हो गया था। इन 16 महाजनपदास में से, इन 16 महाजनपदों में से 3 जो है बिहार में थे। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में 3 बिहार में थे। एक था मगध, दूसरा था क्या? अंग, और तीसरा क्या था? वज्जी। ठीक है, वज्जी। मगध, अंग और वज्जी, ये एक रिपब्लिक था। मगध जो है सबसे शक्तिशाली था, और अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, यह आज के समय में भागलपुर और मुंगेर के आसपास स्थित है। ठीक है, तो यह चीजें आपको याद रहेगी। मगध के बारे में आपको कुछ बातें जो याद रखनी है वो क्या है कि इसका संस्थापक था बृहद्रथ। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। पहले राजगीर को कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब राजगीर को कैपिटल बनाया गया। बाद में कौन सी बन गई? बाद में बन गई पाटलिपुत्र। पटना लेटर कैपिटल ठीक थी। ठीक है, लेटर पटना कैपिटल बन गई। फिर उसके बाद से वेदों में एकमात्र मगध राजा का नाम लिया गया है, उसका नाम है प्रमंगद। ठीक है, प्रमंगद नाम था उनका। और जहां अथर्ववेद में व्रात्य कह करके निंदा की गई है, शांखायन आरण्यक में मगधवासियों का ससम्मान उल्लेख किया गया है। मगधवासी ब्राह्मणों का ससम्मान उल्लेख है। दूसरी चीज क्या है? अंग। अंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भागलपुर और आसपास के क्षेत्र था, आज के समय का भागलपुर। तीसरा जो है वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वैशाली कैपिटल। और इसमें 8 जनों का संघ था। ठीक है, 8 जनों का एक यूनियन था। ठीक है, 8 जनों का संघ था। 8 जनों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ठीक है, हिंदी में लिख दे रही हूं ताकि आपको हिंदी नाम है तो याद रहे। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग और इक्ष्वाकु। ठीक है, तो यहां से वज्जी संघ का उदय हुआ। फिर उसके बाद से एक प्रश्न आता है कि वज्जी जो है वो किस राजा के नाम से प्रेरित है? तो वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली जो है इसके राजा थे विशाल। विशाल की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। तो ये एक प्रश्न आ सकता है जो कि याद रखना है। मगध साम्राज्य जो था उसके कुछ और भी नाम थे, जैसे कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पालीब्रोथा। पालीब्रोथा वो लोग कहते थे, जो ग्रीक लोग थे पालीब्रोथा कहते थे। अजीमाबाद बाद में नाम पड़ा जब औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब का पुत्र था, उसके नाम पे अजीमाबाद पड़ा, पुत्र या पौत्र था। और गंगा नदी और सोन नदी के किनारे पर यह स्थित था। ठीक है, नदियों की स्थिति मगध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। नदी जो है जल दुर्ग का काम करते थे, मगध को बचा करके रखते थे, इसीलिए मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। दूसरी चीज क्या थी? एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, दूसरा क्या कारण था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा? दूसरा कारण था कि वह फोर्टिफाइड था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, है ना। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि वहां पर लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, है ना। लोहा आज भी पाया जाता है, जो हमारा झारखंड है वहां पे लोहा काफी पाया जाता है। तो इस कारण से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन करके उभरा। ठीक है, अब मगध जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा, तो मगध के
बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मगध में राज्य वंश की स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले आया हर्यक वंश। हर्यक का जो स्थापना करता था कौन था, किसने स्थापित किया था? बिंबिसार ने, है ना। बिंबिसार ने इसको स्थापित किया था। इसने शादी की थी कोसल की राजकुमारी से, जो कि प्रसेनजित की बहन थी। वैशाली की राजकुमारी से भी इसने शादी की थी, जो बगल वाला राज्य था। चिल्लना, जो कि चेटक की पुत्री थी। और मद्र कुल की राजधानी राजकुमारी क्षेमा से, मद्र जो कि एक और महाजनपद था। इसका पुत्र हुआ था अजात शत्रु, और इसका राजवैद्य कौन था? जीवक था। ठीक है, कौन था इसका राजवैद्य? जीवक था। ठीक, उसके बाद जीवक ने एक दो पुस्तकें लिखी, इनका नाम आप लिख लीजिए। एक तो था काश्यप संहिता, काश्यप संहिता, और दूसरा कौन सा था? कौमार भृत्य। ठीक है, ये आयुर्वेद की एक शाखा है, उसी पे उसने किताब लिखी थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम अगर बात करें तो इसका पुत्र हुआ कौन? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किसका पुत्र हुआ? बिंबिसार का। और ये उस राजा बनने से पहले चंपा का गवर्नर था। ठीक है, जैसे अशोक भी पहले गवर्नर रह चुका था, तो उस तरह से पहले क्या किया जाता था, गवर्नरशिप दी जाती थी कि हाँ प्रांतों का आप जो है गवर्नर बनिए, और उसके बाद फिर राजा बनाया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर अजात शत्रु की बात कहा जाए तो वो पितृहंता कहा जाता है इसको। पिता को मार करके राजगद्दी इसने हासिल की थी। और उसके बाद अजात शत्रु के बाद आया कौन? उदयन। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, और इसी ने पटना की स्थापना की थी। ठीक है ना, हर्यक में बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन आएगा? बिंबिसार के बाद आया था हमारा अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन आएगा? उदयन, जिसने कि पटना को राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया। ठीक है, मेड पाटलिपुत्रा इट्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद से यह वंश समाप्त हो गया। छोटे मोटे और राजा आए थे, लेकिन वह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागराशक। फिर उसके बाद आया क्या? शिशुनाग वंश। यह जो शिशुनाग वंश है, इसका इसने जो है राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए, और इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ठीक है, उसके बाद आया कौन? कालाशोक, जिसके की नेतृत्व में क्या हुआ था? एक बौद्ध संगीति हुई थी, हम लोग आगे देखेंगे उसको। शिशुनाग वंश के बाद जो इम्पोर्टेंट वंश आया था वो था क्या? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद कौन आया था? अंतिम शासक था इसका घनानंद। काफी सारे थे बीच में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अंतिम शासक इम्पोर्टेंट है, और वो कौन था? घनानंद। घनानंद के बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश से मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संस्थापक कौन था? अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, जिसने कि घनानंद को मारकर अपने गुरु की सहायता से, घनानंद को मारकर, गुरु कौन था? चाणक्य या विष्णुगुप्त, उसको मार करके स्थापना की थी मौर्य वंश की। इसका कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, 322 बीसी से 187 एडी तक। ठीक है, तो इतना लंबा चलाइए, 200 साल के करीब। और अंतिम शासक था कौन? बृहद्रथ था, और राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से बात करते हैं। मंत्री इनका चाणक्य था, हम लोग जान रहे हैं। इनका गुरु
और इनका मंत्री चाणक्य। इसकी पत्नी थी एक हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक राजा था जिसने कि अपनी पुत्री से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और भी इसकी पत्नियां थी कुछ, जो कि भारत की थी, लेकिन इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर अब इस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ग्रीक फिलॉसफी में ग्रीकों के यहाँ पे सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस इस तरह से दिखाई देता है। सबसे प्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस नाम ने कहा कि सैंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, किसने कहा था? विलियम जोन्स ने 1793 में। आर के मुखर्जी ने इसको भारत का मुक्तिदाता कहा है। ठीक है, और बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट, यानी कि एक बहुत बड़ा भारत राज्य, एक एकीकृत भारत राज्य के स्थापित करने वाला पहला राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। श्रवण बेलगोला में संलेखना करते हुए इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। जो भी संलेखना क्या है? संलेखना जैन धर्म की वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति अपना शरीर त्याग करने के लिए खाना पीना छोड़ देता है, ईश्वर से मिलने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ठीक है, नास्तिक धर्म है तो ईश्वर से मिला नहीं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद से चंद्रगुप्त की ने दक्षिण विजय भी किया था। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ संगम ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, जिसका जो 2 संगम ग्रंथ हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया है। ठीक है, संगम लिटरेचर में भी चंद्रगुप्त मौर्य आया है। कौन है? एक तो है अहनानुरु, और दूसरा है पुरुनानुरु। ठीक है, तो यह 2 ग्रंथ है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण आया है। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में, दरअसल सेल्यूकस निकेटर के बीच में दरअसल एक युद्ध हुआ था सिंधु नदी के किनारे 305 ईसा पूर्व में। तो वहां से उसको सेल्यूकस से युद्ध जीतने के बाद 4 क्षेत्र प्राप्त हुए। ठीक है, सेल्यूकस से युद्ध जीतने के बाद सेल्यूकस जब हार गया, सेल्यूकस लॉस्ट, तब सेल्यूकस ने 4 क्षेत्र दिए इसको। एक था पेरोपेनीसदाई। ठीक है, पेरोपेनीसदाई। दूसरा था जेड्रोशिया। ठीक है, जेड्रोशिया। तीसरा था अराकोशिया, और चौथा था क्या? एरिया। ये क्या था? काबुल था। हिंदी में लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे। काबुल था। दूसरा क्या था? मकरान। तीसरा था कांधार, और चौथा क्या था? हेरात। ये चारों एरिया किसने दिए? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार जो है, ऐसा माना जाता है कि सिजेरियन टेक्निक से पैदा हुआ था। यह प्रश्न भी आ सकता है। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि जो मंत्री चाणक्य था वह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या शत्रु से लड़ाई करने के लिए तैयार करने के लिए रोज राजा को और रानी को जहर देता था। राजा को जहर देता था खाने में थोड़ा थोड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो उसका रेजिस्टेंट हो गया, लेकिन रानी मरने वाली थी। एक दिन राजा ने रानी को खाना खिला दिया अपने साथ, तो रानी मरने वाली थी। तब जैसे ही चाणक्य को पता चला कि वो रानी मर सकती है, उन्होंने तलवार से पेट फाड़ करके बिंदुसार को पैदा किया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला ये प्रथम शासक था। बाद में इसका मंत्री कौन बना? चाणक्य के बाद खल्लाटक। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र कौन आया? बिंदुसार का बेटा आया अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। कौन आया?
अशोक। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था। और इसकी पत्नियों के नाम थे देवी पद्मावती, कारुवाकी और तिष्यरक्षिता वगैरह। इनके पुत्र भी बहुत सारे हुए, जालौक, महेंद्र, तीवर, कुणाल वगैरह। पुत्री थी संघमित्रा, चारुमती। लेकिन अशोक के बारे में जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा कि अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शंस को खोजा किसने? टी फैंथलर ने। ठीक है, टी फैंथलर ने खरीद खोजा था 1750 में। लेकिन इसको पढ़ कौन पाया था? इसको पढ़ पाए थे जेम्स प्रिंसेप, है ना। जेम्स प्रिंसेप सर्वप्रथम पढ़ पाए थे कि अशोक के अभिलेखों में लिखा क्या है। साल था 1837। ठीक है, दिल्ली टोपरा वाला जो अभिलेख है उसको उन्होंने पढ़ा था। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अशोक के विभिन्न नाम कहाँ पे क्या लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि अशोक वर्धन, अशोक वर्धन कहाँ लिखा गया है? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन लिखा गया है विष्णु पुराण में। ठीक है, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य कहाँ लिखा गया है? बुद्ध शाक्य लिखा गया है मास्की अभिलेख में। ठीक है ना, जो मास्की का इंस्क्रिप्शन है वहां पे लिखा गया है। मगधाधिराज लिखा गया है भाब्रू में। पियदस्सी कहाँ लिखा गया है? बराबर केव्स में। पियदस्सी बराबर केव्स में, बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पे केव्स हैं, अशोक ने बनवाए थे, थोड़ा सा इसके पौत्र दशरथ ने बनवाए थे। वहां पर लिखा गया है क्या? अशोक का नाम पियादसी। एक प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है कि रान्यो अशोक कहाँ पे लिखा गया है? रान्यो अशोक, रान्यो अशोक लिखा गया है कंगनहल्ली में। ठीक है, कंगनहल्ली का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर लिखा गया है। देवा नाम पियादसी, देवा नाम पियादसी, अशोक का यह नाम भी बहुत ज्यादा चलता है। देवा नाम प्रिय पियादसी, यह रुम्मिनदेई में लिखा गया है, निगलीवा में लिखा गया है, रूपनाथ में लिखा गया है और गिरनार में लिखा गया है। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है। महाराज कुमार लिखा गया है पनगोररिया में। और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है अशोक। अशोक नाम कहाँ पे आता है? 4 जगहों पे आता है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलन। ठीक है, उडेगोलन में यह नाम लिखा गया है। ठीक है, कहीं कहीं और भी, जैसे कि एक यूनानी लेखक है उसने लिखा है रासिडेलस अशोक को। ठीक है, आर्माइक में एक जगह लिखा गया है मलका, महाभारत में महासूर और अपराजित लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े अलग नाम भी आते हैं, पर ये जो नाम जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में प्रश्न आ सकता है। और आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या होती थी? तो आर्माइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की हिस्ट्री में, तो बिहार में पाए जाने वाले कुछ अशोक स्तंभ कौन से हैं? बिहार में कौन कौन से अशोक स्तंभ पाए गए हैं? बिहार में अशोक, अशोकन पिलर्स, कौन कौन से पिलर्स पाए गए हैं? एक तो कोल्हुआ, ठीक है, कोल्हुआ है वैशाली में, लॉयन कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है रामपुरवा, रामपुरवा में बुल कैपिटल है। ठीक है, रामपुरवा जो वेस्ट चंपारण में पड़ता है, वेस्ट चंपारण में पड़ने वाले रामपुरवा में बुल कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद से रामपुरवा में ही एक लॉयन कैपिटल भी है। ठीक है, बुल कैपिटल के अलावा एक लॉयन कैपिटल भी है। एक और है लौरिया नंदनगढ़ में, बहुत फेमस है ये, प्रश्न आ सकता है कि यह किस जिले में पड़ता है? तो लौरिया नंदनगढ़ किस जिले में पड़ता है? वेस्ट चंपारण में। लौरिया
नंदनगढ़। लौरिया का मतलब क्या है? लौरिया। हिंदी में लौर, भोजपुरी में लौर कहते हैं किसको? डंडे को। तो जो स्तंभ है डंडे की आकृति का होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लौरिया नंदनगढ़ या लौरिया नंदनगढ़। कहाँ पड़ता है ये? वेस्ट चंपारण में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में। और एक और है लौरिया अरेराज या लौरिया अरेराज। ये लौरिया अरेराज कहाँ पड़ता है? ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, ईस्ट चंपारण में पड़ता है। तो यह आपको याद करना है, जिलों के नाम आ सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज दोनों क्या हैं? लॉ एंड कैपिटल है। ठीक है, तो एकमात्र बुल कैपिटल कौन सा है? जो रामपुरवा में है। ठीक है, तो यही जो है बिहार में स्थित स्तंभ है, यानी कि कैपिटल्स है, पिलर्स है। अगर हम अशोक के लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो एक माइनर इंस्क्रिप्शन मिलता है सासाराम में। यह प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, माइनर इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? माइनर इंस्क्रिप्शन मिलता है सासाराम में। ठीक है, और अगर हम अशोक के लिखे हुए स्तंभ लेख के, अशोक के स्तंभ लेखों की बात करें तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकती है, वो क्या है कि मौर्यकालीन कुछ जो प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थी, और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी। ठीक है, प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो मौर्य राज्य के, मौर्य शासन के प्रोविंसेस कौन कौन से थे? एक तो था उत्तरापथ। ठीक है, उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसी को उदीच्य भी कहते हैं। ठीक है, तो तक्षशिला, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। टैक्सिला इसकी राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कौन सा था? अवंती। अवंती जो था, इसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती, उज्जैनी या महिष्मती थी। ठीक है, उज्जैनी या महिष्मती थी। तीसरा था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो राज्य था, प्राची। प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और अगला जो राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? कलिंग थी। कलिंग था राज्य, और इसकी राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तोसली। ठीक है, तो यही कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। कुछ और जो विशेष प्रश्न होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, इसलिए हम लोग सारे प्रश्न देखने वाले हैं ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो अशोक तक का यह जो था इम्पोर्टेंट चीज था। उसके अलावा उसके बाद भी काफी कुछ इम्पोर्टेंट है। आइए उसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा किंगडम टू हैव अनेक्स्ड कलिंगा। आपको पता है कि कलिंगा को कोई अनेक्स नहीं कर पाया था। जो फर्स्ट रूलर था, पूछ रहा है क्या? मगधा किंगडम का। तो अशोका को आपको पता है कि अशोक ने किया था इसको। लेकिन अगर हम बात करें कि अशोक से पहले कौन सा राजा था जो कि इसको अनेक्स कर चुका था, तो इसका उत्तर आएगा महापद्म नंद। क्वेश्चन है कि द टेरिटरी ऑफ बिहार इज फर्स्ट मेंशन्ड इन, आंसर है इसका शतपथ ब्राह्मण। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स हैड ट्रेवल टू बिहार। तो ये सारे अलग अलग समय पर आए हुए हैं बिहार में, आपको ये बात पता ही है। मेगास्थनीज, फाहियान और हुएनसांग। मेगास्थनीज की बात करें तो यह कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। आपको पता है सेल्यूकस निकेटर का राज के दरबार में से आया था भारत।
दूसरा ट्रैवलर फाहियान, इसको माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, यानी कि गुप्त शासन का जो राजा था गुप्त काल का, चंद्रगुप्त टू, उसके टाइम पे आया था। तीसरा था वेनसांग, वेनसांग हर्ष के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इस तरह से सभी जो है बिहार में ट्रैवल कर चुके थे। वेयर इन पटना वॉज 1922 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। 1922 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, आप सभी को पता होगा कब हुआ था। ये हुआ था गया में, ठीक है। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, जेल से अध्यक्षता की थी उन्होंने। हु बिल्ट द टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, इसका उत्तर है शेर शाह सूरी स्वयं, उसने स्वयं ही अपना मकबरा बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसको कि पूर्ण किसने कराया, उसके पुत्र इब्राहिम शाह सूरी ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, है ना। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगृह में, ठीक है। दूसरी कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। तीसरी कहाँ से हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, है ना। तो ये चारों जगह आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें याद रखनी है। चलिए मैं यहीं पे आपको करा ही देती हूँ। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं उनके उनके बारे में एक आपको मैं कोड बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, टाइम भी लिखेंगे हम लोग और राजा का नाम भी लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग लिखेंगे कि वो उसका अध्यक्ष कौन था, और उसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि क्या काम हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी कब हुई थी, फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, ठीक है ना, 483 बीसी में। राजा कौन था, हुई कहाँ पे थी, सबसे पहले ये देखते हैं। ये हुई थी राजगृह में, राजगृह में। शासक कौन था, अजात शत्रु था, है ना, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप के टाइम पे, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और कार्य क्या हुआ था, यहाँ पे क्या काम हुआ था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन, ठीक है। सुत्त पिटक एंड विनय पिटक वर कंपाइल्ड, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक वर कंपाइल्ड, ठीक है। उसके बाद से अगर हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का बात करें, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का बात करें तो कब हुई थी ये, इसके ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन था इसका, पहले राजा कौन था ये देख लेते हैं। राजा था इसका कालाशोक, ठीक है, कालाशोक इसका राजा था। अध्यक्ष कौन था, सब्बकामी, ठीक है, सब्बकामी राजा था। और काम क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पर डिवीजन हो गया था स्थविर और महासांघिक में, ठीक है, स्थविर एंड महासांघिक डिवीजन, ठीक है। फिर आ जाइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 247 बीसी में, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसकी, कौन राजा था इस टाइम पे, अशोक। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये हुई थी मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। और क्या काम हुआ था यहाँ पर, अभिधम्म पिटक कंपाइल हुआ था, ठीक है। उसके बाद से आप आ जाइए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो
कब हुआ था ये हुआ था 1st सेंचुरी में, ठीक है, 1st सेंचुरी एडी में, ठीक है, फर्स्ट कॉमन एरा या फर्स्ट सी लिख दीजिए, फर्स्ट सी लिख दीजिए या फर्स्ट एडी लिख दीजिए आप, है ना, फर्स्ट एडी में हुआ था। शासक कौन था, कहाँ पे हुआ था ये, सबसे पहले तो ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन था इस टाइम पे, कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क वॉज द रूलर। और अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, वसुमित्र, अशोक घोष इसका उपाध्यक्ष था, ठीक है, वसुमित्र। सेकंड जो कौन था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था इसका, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट था। और काम क्या हुआ था यहाँ पे हिनयान और महायान का डिवीजन हुआ था, ठीक। तो इस तरह से हमने चारों के बारे में देख लिया है, चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उनके बारे में देख लिया है। आइए अब क्वेश्चन करें, तो आप क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आपके होने लगेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। द फेमस प्लेस चौसा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यह है बक्सर जिले में, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण इज सिताब दियारा। हु एस्टैब्लिश्ड गोलघर इन पटना, ये किया था जॉन गॉस्टिन ने। फ्रॉम केसरिया इन ईस्ट चंपारण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच रिलीजन हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो यहां से किस रिलीजन के बारे में मिला है हमें, इसका आंसर है बुद्धिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि केसरिया जो है एक स्तूप है, केसरिया स्तूपा को इवन लार्जेस्ट स्तूपा ऑफ द लॉन्ग वर्ल्ड भी कहा जाता है, स्थित है कहाँ पे, ईस्ट चंपारण में। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज 27th कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1912 इन बिहार, 1912 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था बांकीपुर पटना में, ठीक है। और 1922 में कहाँ पे हुआ था, गया में। हु amongst द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण, क्योंकि ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें पिक्चर में आए थे, उसमें उन्होंने प्रोमिनेंट काम किया था। बाकी तीनों लोग राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन हुज रिक्वेस्ट डिड महात्मा गांधी कम टू बिहार, इसका उत्तर होगा राजकुमार शुक्ला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर क्या होगा, राजकुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है इन द रिवोल्ट ऑफ 1942 विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड अ रो स्टेट, ठीक है, और इसका आंसर होगा सारण, ठीक है। छपरा जिला जो था उसको रो स्टेट, बदमाश जिला घोषित कर दिया था 1942 में अंग्रेजों ने। relics of अशोकन पिलर और कैपिटल्स हैव बीन फाउंड इन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अलीराज और रामपुरवा यानी चंपारण। देखिए इसी तरह से हम जो है अगर पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। मैं चाहती हूँ 3-4 घंटे में आपका जो है पूरा बिहार खत्म हो जाए, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को हम देखते रहें, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा याद होता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन वाली पद्धति पे आ गए हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाला रूलर्स इज फाउंड इन, इसका उत्तर है क्या, मुंगेर रिकॉर्ड ऑफ देवपाल, भागलपुर ताम्र प्रताभिलेख ऑफ भागलपुर एंड महिपाल प्रथम्स रिकॉर्ड ऑफ नालंदा एंड मुजफ्फरपुर, इसका उत्तर होगा डी ऑल। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एंशियंट लिटरेरी सोर्स ऑफ बिहार इज, इसका उत्तर क्या होगा, अथर्ववेद। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अथर्ववेद में मगध निवासियों की व्रात्य कहकर निंदा की गई है, वहीं पर सबसे पहले हमें उल्लेख दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपदास इन बिहार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, महाजनपदों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सकवेशंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एंशियंट डिस्कवरीज इन बिहार,
19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? कनिंघम। ये लोग बाद में आए थे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? कनिंघम। कनिंघम ने ही शुरुआत की थी खुदाई करने की, इसीलिए वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर भी था, पहला प्रेसिडेंट भी था। हु फाउंडेड बडगांव नालंदा महाविहारा इन नालंदा? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है मैकेंजी। याद कर लीजिए इसको। नालंदा महाविहार को किसने खोजा था? मैकेंजी ने। Which of the following was discovered by the renowned archaeologist Cunningham? इसका आंसर है केसरिया स्तूपा, अशोक स्तंभ ऑफ लौरिया अरेराज, एंशियंट प्लेसेस ऑफ वैशाली बेस्ड ऑन रिमेन्स ऑफ बसाड़। सभी को किसने खोजा था? कनिंघम ने खोजा था। किंग जनक ऑफ विदेह गिफ्टेड निष्क और सुवर्णा और सतनाम। निष्क क्या होता था या सुवर्ण क्या होता था? सिक्का होता था, है ना। गोल्ड कॉइन होता था। तो ये गोल्ड कॉइन जो है विदेह के राजा ने, जनक जो कि विदेह के राजा थे, उन्होंने गिफ्ट में दिया था। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्क्रिप्ट वॉज मौर्यन रिकॉर्ड्स रिटन? इसका आंसर क्या होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, खरोष्ठी, अरमाइक और ब्राह्मी। ठीक है, तीनों में ही लिखा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शायद ये पूछना चाह रहा है कि बिहार में मौर्यन रिकॉर्ड्स किस में मिलते हैं? तो ब्राह्मी में ही मिलेंगे, है ना। बिहार में तो ब्राह्मी में ही मिलेंगे। खरोष्ठी और अरमाइक तो गांधार क्षेत्र में मिल सकते हैं। फ्रॉम विच प्लेस वॉज मुल्ला देहबनी? क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर है ईरान। रिमेन्स ऑफ अ टेम्पल हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अपसाड़ और गया। विच इमेजेस हैव बीन कार्व्ड इनटू द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल? इसका आंसर क्या होगा? रामायणा। रामायण के इमेजेस को अपसाड़ गया के टेम्पल में कार्व किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन फाउंड? ये हम लोग देख चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? मुंगेर एंड नालंदा। द रिमेन्स ऑफ विच एरा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिरांद और सारण एंड चेचर? तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूलिथिक एज। फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ कॉपर एज फाउंड इन बिहार? चालकोलिथिक या कॉपर एज कहाँ कब मिला है? इसका आंसर क्या होगा? चिरांद, चेचर और सोनपुर एंड मुंगेर ऑल। Approximately when did Aryans come into North Bihar and North India? ये होगा क्या? लेटर वैदिक पीरियड लिखना चाह रहा है ये, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, आर्यंस कब आए थे बिहार में? लेटर वैदिक पीरियड में। और वैसे तो वो हड़प्पा को डिस्ट्रॉय करते ही आर्यंस आ गए थे। थ्योरी जो है आर्यन इन्वेजन की वो यही कहती है, लेकिन बिहार में कब आए? क्वेश्चन ये है। Which was the main source of expansion for Aryans in Bihar and North India? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा यूज ऑफ आयरन। ठीक है ना। बिहार में कैसे आर्यन से स्प्रेड किए? क्योंकि वो लोहे को यूज करना जानते थे। Which were the two main kingdoms of Bihar in Mahabharata according to Shruti and Kivadanti? महाभारत में कौन से दो मेन किंगडम थे? एक तो हमारा क्या था? मगध और विदेह। ठीक है, ये दो जो किंगडम थे वो पहले से जो कि इस्टेब्लिश थे, कौन थे? मगध और विदेह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द अराइवल एंड स्टे ऑफ आर्यंस एट विदेह इन बिहार इज मेंशन्ड? इसका आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है वहां पर सबसे पहले आर्यों का विदेह में आना और बसना लिखा हुआ है। Which place in Bihar was primarily outside Aryavart for many days and also the living place for people of non-Aryan caste? इसका आंसर क्या होगा? मगध। इसीलिए उसकी व्रात्य कहकर के निंदा की गई है वेद में। ठीक है, क्योंकि वहां पे नॉन आर्यन कास्ट्स रहते थे। Which of the following was a significant state in later Vedic period in Bihar?
लेटर वैदिक पीरियड की ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? विदेह, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विदेह था, और बाद में ये जो मगध, अंग और वज्जी, ये महाजनपद थे जो कि 6th सेंचुरी बीसी में आए। हालांकि उल्लेख हमें मगध और अंग का भी मिलता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट किंगडम था लेटर वैदिक पीरियड में, कौन सा था? विदेह था। नेक्स्ट है 16 Mahajanpadas rose in India in 6th century BC. How many of those are presently located in बिहार? अभी कौन कौन से हैं? जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से थे? 3। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी संघ। वज्जी संघ जो कि 8 जनों से मिलकर के बना हुआ था।